न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। कांग्रेस और वाम दलों समेत अनेक दलों ने, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख है, ने कश्मीर के संवैधानिक दर्जा बदलने यानी अनुच्छेद 370 हटाने और उसका विभाजन करने का विरोध किया है। इसी सब पर बात करने के लिए हम आज आए हैं राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी के पास। मनोज जी, आपका स्वागत है। कश्मीर पर फैसला आ गया है, हमने आपको राज्यसभा में सुना। आपने इस फैसले को सीधे सीधे असंवैधानिक कहा, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कोई भी कौम, कोई भी मुल्क अपने इतिहास को संजीदगी से देखे। मैंने सदन में भी ये कहने की कोशिश की कि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को देखिए, कैसे बना, कौन से मुश्किलात थे और कैसे 47 से लेकर अब तक ना सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इवॉल्व की है। अगर आपको याद हो, मैंने जयप्रकाश जी की 2 चिट्ठियां पढ़ी थी जी। एक 66 में इंदिरा जी को लिखा था उन्होंने, मोर और लेस इसी थीम पर, और 56 में जवाहरलाल जी को लिखा था। मैंने कहा कि मेरा आशय ये भी था कि जेपी की चिट्ठी के माध्यम से मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि कश्मीर को लेकर के आप जो ये डॉग विसिल पॉलिटिक्स देश के अलग इलाकों में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। एक तरह से अगर आप सोच के देखें तो अब तक जिन चीज़ों को हम समेटे हुए थे, एक कश्मीर में मेन स्ट्रीम हुआ करते थे, जो हिंदुस्तान की रवायत, हिंदुस्तान की के संविधान, आइन में यकीन रखते थे, एक झटके में हमने उन्हें भी खो दिया। तो जाहिर तौर पर ये जो क्षण था, उसमें सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में कतई नहीं खड़ा हुआ जा सकता था। और सीक्रेसी का आलम यह था कि गवर्नर साहब 24 घंटे पहले तक कह रहे थे कि पैनिक बटन की जरूरत नहीं है, 370 35A कुछ नहीं है। जब सियासत ऐसे लोगों के हाथ में आ जाती है ना, जिनके इतिहास की समझ बहुत बौनी हो, संकीर्ण दायरा हो सोच का, और सिवाय चंद सीटों को जीतने के लिए के अलावा उनकी कोई पॉलिटिकल विजन ना हो, तो जाहिर तौर पर वो ऐसे फैसले लेते हैं और जाहिर तौर पर हम उस फैसले के खिलाफ खड़े होते हैं। जी, आपने कहा भी राज्यसभा में, आपने कहा कि हमें उसकी कश्मीर के आवाम को हमें साथ लेना था। क्या मतलब हमें क्या चाहिए, कश्मीर की जगह, उसकी ज़मीन या उसका आवाम? तो क्या आप सोच रहे हैं कि आवाम इसके खिलाफ है? देखिए, ये सिर्फ मेरे सोचने का नहीं। आज 9वां दिन है, शायद 10वां दिन है, 9वां दिन है जी। कोई कम्युनिकेशन नहीं है लोगों का। मेरे खुद के पढ़ाए हुए छात्र आज वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स हैं, कॉलेजेस में, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, कोई कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। और सरकार हमें ये बताने की कोशिश करती है कि नॉर्मल। अगर नॉर्मैलिटी का मेरे मुल्क में ये मतलब हो गया, तो मुझे लगता है कि शायद हमें अपनी डिक्शनरीज को भी बदलना पड़ेगा। मैंने क्यों कहा था ये बात कि माननीय गृह मंत्री जब सदन में जवाब दे रहे थे, हर बात में वो लैंड प्लॉट, ये खरीद लेगा, वो खरीद लेगा, इसको मिल जाएगी। कश्मीर सिर्फ एक टेरिटरी का नाम नहीं है, कश्मीरी रहते हैं वहां। और जिस किसी भी एस्टैब्लिशमेंट ने दुनिया में टेरिटरी के बजाय टेरिटरी पर ज्यादा फोकस किया लोगों के बजाय, वहां आज तक समस्याएं नहीं सुलझी हैं। आप सब जानते हैं, ये हमारा अपना एक फिलिस्तीन का इतिहास देखें। जी, मैं उसी पर आ रहा था। आपने बहुत एक ऐसा आगाह किया सबको, और वो बहुत खतरनाक संकेत दे रहा है। आपने कहा कि हमने कश्मीर को फिलिस्तीन बनाने के रास्ते पर ले आए हैं। मैंने आगाह किया जेपी की चिट्ठी पढ़ते हुए। और आज भी मैं चाहूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उन दोनों चिट्ठी को पढ़ें। थोड़ा चिट्ठी के बारे में थोड़ा देखिए, चिट्ठी वो जेपी कह रहे हैं 66 में कि वायलेंस से कश्मीरियों का दिल नहीं जीतोगे। 66 में 53 साल बाद ये जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है, सारा कम्युनिकेशन कट ऑफ है। अब क्या चाह रहे हैं ना, टेरिटरी पर कब्जा कर लीजिएगा। स्टेट प्रॉपर्टी डीलर नहीं होता है, प्रॉपर्टी डीलर का काम अलग है। स्टेट होता है कॉम्प्रिहेंसिव एंटिटी, जिसका काम है सबको साथ लेकर चलना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने साथ छोड़ा, विकास की जो मानक आपने बताया वो गलत बताया,
और विश्वास तो आपने एक बहुत बड़ी आबादी का खो दिया। इसलिए मैंने आगाह किया, जेपी की 56 की लिखी चिट्ठी नेहरू को कहते हैं कि सुनो भाई, हिंसा के आधार पर कश्मीर को नहीं रख पाओगे। स्टेट के पास हिंसा का पावर है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे मुल्क में यह रवायत कभी भी ज्यादा नहीं चली थी। आज उस रवायत को आप सैंक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल बाद आप याद करें हम जैसे लोगों को, आज हम कम हैं, 5 साल बाद आप याद करें कि हमने आपको आगाह किया था। गृह मंत्री लोहिया का भी जिक्र करते हैं, है ना? हम और आप सब लोग लोहिया के एक मानने वाले भी लोग हैं। जबकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, लोहिया ये कहते थे कि कश्मीरी आवाम की रजामंदी के बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, और वो महासंघ का भी एक जिक्र करते थे। तो उस बारे में थोड़ा सा देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूँ, आजकल ये दौर है जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में पोस्ट ट्रुथ और हिंदी में कहते हैं सत्यातीत दौर है, जहाँ सत्य मायने नहीं रखता है। सत्ता प्रतिष्ठान में जो प्रभावशाली लोग हैं वो जो कहें तो वो इतिहास की धारा को भी पलट करके कह देंगे कि ये सच था और इसी को मानो। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर के राज्यसभा में कहा था कि आप माउंटबेटन पेपर्स रखिए, आप पटेल साहब की जो बायोग्राफी राजमोहन गांधी जी ने लिखी है उसको रखिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। लोहिया जी तो आप सच कह रहे हैं, महासंघ की बात कर रहे थे। ये तो वो लोग थे जो चाहते थे कि तकसीम के बाद भी बॉर्डर पोरस होना चाहिए, लोग बिना वीजा बिना पासपोर्ट के इधर उधर जा सके। क्या हम वो बना पाए? तो मेरा सीधे तौर पे कहना है कि इन लोग, अंबेडकर साहब को लेकर के भी जिस प्रकार की गलत बयानी हुई और उस आधार पर कई दलों ने निर्णय लिया कि चूंकि अंबेडकर भी आर्टिकल 370 का ना, उनका एक नजरिया था, एक दृष्टिकोण था, और उसके अलावा सब लोग ये सोच रहे थे। देखिए, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, अगर हम अपने इतिहास के प्रति ईमानदार हैं, उस समय डिसाइड हो रहा था हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी से। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व में आपके साथ रहने का फैसला किया, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक बात कही कि मैंने 2 लीडिंग लाइट को देख के ये फैसला किया है, एक महात्मा गांधी और एक जवाहरलाल नेहरू। अभी जवाहरलाल नेहरू के लिए बड़ा बुरा मौसम चला रहे हैं ये लोग, वो दिन दूर नहीं जब बापू के लिए भी वही होगा। तो मेरा आग्रह अपनी सरकार से था इतिहास के पन्नों के आधार पर, और ये भी एक आग्रह था कि कृपा पूर्वक लोहिया हूं, अंबेडकर हूं, जवाहरलाल जी हूं, आप इनको मिसकोट ना करें। क्योंकि अगर आज मैं फिलिस्तीन को लेकर के, जो बापू का कोट था, जो बापू की समझ थी, अगर आज मैं कहूं तो सरकार को अपनी इजराइल की नीति बदलनी होगी। ये मेरा आग्रह था। तो एक सांसद बतौर, जब आप देख रहे हैं कि इतिहास, संविधान और ये सब नेता जो हमारे कहे गए उसे मिसकोट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब आगे क्या रास्ते बचते हैं? देखिए, अपने जहन में जो हम लोगों को आ रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि संविधान लाइब्रेरीज में बंद है, स्कूल कॉलेजेस में बंद है। संविधान को चौक चौराहे पे ले जाना होगा। हम सबको एक कॉन्स्टिट्यूशनल टीचिंग क्लासेस लानी होगी, जो हो, हमारी जितनी हैसियत है, हम संविधान और संवैधानिक इतिहास को लोगों तक ले जाएं, उन्हें ये बताएं। क्योंकि ये व्हाट्सएप दौर है, इस दौर में झूठ सच हो जाता है और सच हार जाता है। अगर सच को जितवाना है, जिंदा रखना है, तो आपको मीडिया हाउसेस को छोड़ करके, मेन स्ट्रीम मीडिया खास तौर पर, उसको छोड़ करके संविधान की एक एक किताब, एक एक इंसान एक छोटे छोटे समूह में ले जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करे, संविधान की धाराओं की बात करे, उसके मर्म और तर्क की बात करे, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करे। पर इसके लिए जो प्लेटफार्म होना चाहिए, जैसे आपने बताया कि जो हमारे पास साधन है इंटरनेट और फ़ोन हमारा, जिसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, जब हम कुछ लोग अगर इसको तस्दीक करने के लिए जाते हैं, फिर उनके पास क्या साधन है? मेन स्ट्रीम मीडिया, जो वो चैनल खोलते हैं, वहाँ उससे भी ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो फिर उनके पास, जो आप कह रहे हैं कि आप क्योंकि प्रोफेसर रहे हैं, मतलब आप, और चौक चौराहे पर ले जाना, पर उसके लिए साधन क्या होगा? वो क्या राजनीतिक पार्टी इसे निभाएगी? क्या सामाजिक संगठन इस भूमिका को लेंगे, या फिर इंडिविजुअल? किस तरह से ये कार्यभार लिया जा सकता है? मेरा सीधे तौर पे मानना है
कि इधर और नहीं होगा कि पॉलिटिकल पार्टी ले जाएंगे या सिविल सोसाइटी ले जाएगी या आम आवाम, एक नैसर्गिक गठबंधन बनाना होगा। गठबंधन पॉलिटिकल पार्टीज वाले सेंस में नहीं, सॉलिडारिटी विकसित करनी होगी हम लोगों को। ये दुष्कर है, ये मुश्किल क्योंकि है, चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं, बहुत ये आप आगे। मानेंगे। मैं तो सीधे कह रहा हूं कि एक अंधी गुफा में हम प्रवेश कर चुके हैं, पीछे लौट नहीं सकते, आगे रोशनी का सुराग नहीं है। लेकिन रोशनी का सुराग नहीं है तो एक चीज तो हो सकता है ना, हाथ पकड़ सकते हैं ना एक दूसरे का, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, और फिर हम चलते रहें, कोशिशें करते रहें। मेरा मानना है कि हर निजाम, हर नैरेटिव, मैंने सदन में भी कहा, कोई भी नैरेटिव अमृत पी के नहीं आया, और ये नैरेटिव भी जाएगा, क्योंकि ये नैरेटिव इतना फिक्शनल है, औपन्यासिक है, कि इसका जिंदा कौमों की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके इतिहास से, सच्चे इतिहास से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें दोनों चीजें रिस्टोर करनी होगी, और वो हो जाएगा, मुश्किल पर जरूर। देखिए, जब जनप्रतिनिधि जो हमारे सरकार भी हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जब एक उस तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपने संसद में भी इस बात का जिक्र किया, अब हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री तक, मतलब एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा है पूरे शेष भारत का कश्मीरी आवाम को लेकर, उसकी ज़मीन, उनकी महिलाओं के अपमान को लेकर, वो मुख्यमंत्री मंत्री तक ऐसा, वो एक सांसद बतौर आप कैसा सोचते हैं जब ये सब देखते हैं? मैं एक बात जरूर सोच रहा हूं, मेरा देश बहुत बदला है। आज से 10-15 साल पहले अगर कोई इस तरह की जुबान बोलता तो उसकी घोर निंदा होती, उसके लोक जीवन में रहने पे लोग कहते, अफसोस करते, उसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया जाता। लेकिन आज ये जुबान बोल करके लोग सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो एक बार अगर आपको पता चल जाए कि ऐसी जुबान बोलने से आपको पॉलिटिकल प्रीमियम हासिल होता है, तो आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, और ये दुख की बात है। मैं बात फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है कश्मीर की ज़मीन पर आप कब्जा कर लें, कश्मीरी अवाम का दिल जीतना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको नीति और नीयत दोनों में बदलाव करना होगा। और मैं समझ रहा हूं कि दुनिया में कोई भी ताकतवर मुल्क, आप याद करिए वियतनाम को, थोड़ा संदर्भ अलग है, लेकिन चूंकि मेरा उस पर अध्ययन है, 8 वर्ष अमेरिका वियतनाम में रहा, क्या हासिल हुआ? तो कोई भी संघर्ष, कोई भी मिलिट्री फीट तभी सक्सेसफुल होता है जब अवाम आपके साथ होती है। अवाम को किनारे करके कभी भी आप सफल नहीं होंगे, ये मेरा आग्रह। हाँ, अवाम ने ही, कश्मीर के अवाम ने ही पाकिस्तानी बिल्कुल, कबायली जब हमला हाँ, उसे, अवाम लड़ी, हमारी फौज तो लेट से पहुंची। हम सब उस कहानी को जानते हैं कि कैसे उसने गलत रास्ता बता दिया ताकि फौज तब पर तक अब आए। इस तरह क्यों बताया जा रहा है 370 ने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया जैसे, जबकि ये लोग जो जानकार हैं वो कहते हैं 370 पुल था भारत और कश्मीर को जो जोड़ता था, और विकास एक समस्या है तो, पर वही पूरी समस्या नहीं है कश्मीर की इस बर्बादी के लिए या कश्मीर के लिए। देखिए, दो चीज़ें बाबू, दुलत साहब का मैंने इंटरव्यू पढ़ा कहीं, एएस दुलत वाजपेयी साहब के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे। उन्होंने कहा कि 370, जैसा नेहरू ने भी कहा था कि घिसते 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 अपने आप घिस जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये फिग लीफ ही बचा था, अब इस फिग लीफ को हटाने की क्या जरूरत थी आपको? तो लोगों के बीच में एलिनेशन बढ़ा इससे। और मेरा सीधे तौर पे ये कहना है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, जो काम अभी आपने किया, आप विकास का मानक बता रहे थे। मुझे अफसोस है कि सदन में झूठ बोला गया। जी, कश्मीर कई मानव सूचकांक पे, जी, बहुत स्टोरीज हमने भी छापी। मैं समझ रहा हूं कि देश के अलग अलग राज्यों से बहुत बेहतर परिस्थिति में, फिर ये झूठ क्यों परोसा जा रहा था? इसलिए परोसा जा रहा था कि आपके पास पुख्ता तर्क और साक्ष्य नहीं थे। तो आपने झूठ को पुख्ता तर्क और साक्ष्य का पर्यायवाची बना करके पेश कर दिया। आज सदन में बहुमत है, आपने पास कर लिया, लेकिन सदन के बहुमत से पास की हुई हर चीज आपको कंफर्टेबल जोन में रखे जरूरी नहीं है। कंफर्टेबल जोन जो हमारा कश्मीर का था ना आज तक, आज आपने उसको बदल कर रख दिया, हम डिस्कम्फर्ट जोन में। तो आपने जैसे कहा कि रोशनी का सुराग नहीं, लेकिन हम इस अंधेरे में भी साथ या और हाथ तो एक दूसरे का पकड़ सकते हैं। एक पार्टी के तौर पर आरजेडी और दीगर पार्टी, उसमें आप किस तरह की भूमिकाएं और किस तरह की अब इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, ले सकते हैं, और क्या आप? देखिए, मैं एक बात आप साफ तौर पे कहूँ, कई लोगों ने मुझे 370 पर मेरे वक्तव्य के बाद सदन में बहुत बधाइयाँ दी,
मेरे लिए कतई संभव नहीं था अगर मेरी पार्टी और मेरे नेता मेरे पीछे नहीं खड़े होते। बहुत विपरीत परिस्थिति में है मेरे नेता, तमाम जो प्रताड़नाएं हो सकती हैं वो झेल रहे हैं, बावजूद उस व्यक्ति या हमारे दल ने एक बार नहीं सोचा। तो हम देश का मूड, कई लोग कहते हाँ, हैं जो आपके राज्य में सत्ता में है वो वॉकआउट हाँ, करके उन्होंने बीच का रास्ता लिया। देश का मूड। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि 1932 से लेके 45 तक का जर्मनी का इतिहास पढ़िए। देश का मूड वहां बिल्कुल अलग था तभी। क्या विपक्ष की पार्टियों का काम है तथाकथित जो फिक्शनल देश का मूड है उसके लिए ऑर्केस्ट्रा में चली जाए? आज जर्मनी में, उसी जर्मनी में, क्या उस मूड को लोग याद करना चाहते हैं? नहीं, उसको एक डार्क चैप्टर की तरह भूलना चाहते हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आज मेरे मुल्क में जो लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं ना, देश का मूड, वो देश का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देश कागज पर बना नक्शा सिर्फ नहीं होता, सर्वेश्वर जी कह गए थे, जिंदा लोगों से देश बनता है। हमसे, आपसे 130 करोड़ हिंदुस्तानी चाहे किसी भी परिस्थिति में वो देश बनाते हैं। सिर्फ वो नक्शा नहीं है, या सिर्फ झंडा नहीं है, या सिर्फ राष्ट्रीय गान नहीं है। ये हमें सोचना पड़ेगा। और मैं इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी बिना पॉलिटिकल नफा नुकसान के, आपको यकीन के साथ कहता हूं, शायद मिट जाएं इस प्रक्रिया में, लेकिन हम जब तक हैं, हमारी आवाज है, हम इन बेसिक वैल्यूज पे, संवैधानिक मूल्यों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कम व्हाट में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा मनोज जी ने कहा कि इस अंधेरे समय में भी एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, और उनकी पार्टी और वो खुद व्यक्तिगत तौर पर भी इसके लिए भले ही मिट जाएं लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।